अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। हमारा जो इससे पिछला लेक्चर था जिसमें हमने वेव्स 1 पढ़ा, तो अभी जो हमारा लेक्चर है वो वेव्स 2 है। यानी कि इस लेक्चर में हम एप्लीकेशंस ऑफ इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, जिसमें इंटरफेरेंस फ्रॉम थिन फिल्म्स होगा और फिर आगे थिन फिल्म की जो एप्लीकेशन है न्यूटन रिंग्स, और इसी तरह से इंटरफेरेंस की ही एप्लीकेशन है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। और इसके साथ हम सिंगल स्लिट और डबल स्लिट डायफ्रैक्शन में डिफरेंस को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। हम सबसे जो पहला टॉपिक यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है थिन फिल्म इंटरफेरेंस। अब सबसे पहले थिन फिल्म क्या होती है। कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, जिस तरह हमारे पास एयर हो सकती है ट्रांसपेरेंट मीडियम में, हमारे पास ऑयल हो सकता है, हमारे पास सोप बबल हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हम एक्ट कर सकता है एज अ थिन फिल्म। अब थिन फिल्म है तो उसकी जो थिकनेस है वह थिन, ज़ाहिर बात है कि वो थिन नहीं होनी चाहिए। कितनी थिन होनी चाहिए, तो उसकी जो थिकनेस है वो कंपेरेबल होनी चाहिए टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्योंकि आपको पता है कि जब इंटरफेरेंस होती है तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास पाथ डिफरेंस भी होता है। अगर हम ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस की बात करें तो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस की बुनियाद पर भी इंटरफेरेंस होती है। इस तरह से ऑप्टिकल जो पाथ डिफरेंस है उसकी बुनियाद पर भी इंटरफेरेंस होती है जब दो वेव्स इन फेज़ होती हैं या आउट ऑफ फेज़ होती हैं। इसी तरह से दो वेव्स के दरमियान ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस भी हो सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो फिल्म यूज़ कर रहे हैं उसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए विच इज़ कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, ताकि इंटरफेरेंस को हम ऑब्जर्व कर सकें। ज़ाहिर बात है कि अगर उसकी जो थिकनेस है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट से कंपेरेबल होगी तो पाथ डिफरेंस इतना बनेगा कि जहां पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया थिन फिल्म का। अब थिन फिल्म में इंटरफेरेंस किस तरह से होती है। देखिए, थिन फिल्म इंटरफेरेंस इज अ नेचुरल फेनोमेना इन विच लाइट वेव्स रिफ्लेक्टेड बाय द अपर एंड लोअर बाउंड्रीज ऑफ फिल्म। तो आगे चल के हम एक थिन फिल्म देखते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरह से थिन फिल्म में इंटरफेरेंस होती है। तो ये देखें, ये हमारे पास एक थिन फिल्म है, ठीक है जी। अब जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि जो थिन फिल्म है, थिन फिल्म कोई भी हो सकती है, वो ऑयल की हो सकती है, थिन फिल्म जो है वो एयर की हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा थिन फिल्म जो है वो सोप बबल की भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने कोई भी थिन फिल्म ले ली। ये देखें, ये जो N1 है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का, और N2 जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारी इस फिल्म का, ठीक है जी। और D जो है ये हमारी फिल्म की थिकनेस है। अब होता क्या है यहाँ से, अब बहुत ही सिंपल केस हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं, बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब लाइट आती है यहाँ से, और ये जो पहला इंटरफेस है, ये पहला इंटरफेस एयर और फिल्म का जो अपर सरफेस है इसके दरमियान ये एक इंटरफेस बन रहा है। जब लाइट इस इंटरफेस पर फॉल करती है तो पार्शली रिफ्लेक्ट हो जाती है और पार्शली रिफ्रैक्ट हो जाती है और फिल्म में एंटर हो जाती है। अब फिल्म की जो बॉटम सरफेस है वहाँ पर एक और इंटरफेस बन रहा है। एक तो फिल्म का ये बॉटम है और उसके नीचे ये कोई दूसरा मीडियम है। आप यूँ फ़र्ज़ कर लें कि ये कोई ग्लास प्लेट है या कोई और चीज़ है। तो यहाँ से जब ये रिफ्लेक्ट होती है दोबारा तो यहाँ से इमर्ज होती है और ये दोनों मिलकर जब इंटरफेयर करती हैं तो उस इंटरफेरेंस के नतीजे में कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है तो हमें ब्राइट वहाँ पर स्पॉट, ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज रिस्पेक्टिवली हमें मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, बहुत सारी बातें हैं। बज़ाहिर ये बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर देखें, इन वेव्स के दरमियान ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस भी है। देखें, ये जो रे 1 है इसको रे 1 कह लें, ये रे 1, और इसको आप रे 2 कह लें। ये जो रे 1 है ये इस बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हुई है, जबकि रे 2 जो है ये इस फिल्म में इसने ट्रैवल किया है। अब ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा ट्रैवल किया है रे 2 ने। इसी तरह से अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर बनाएं तो इससे पहले जो ये वाला डिस्टेंस है फिल्म के बाहर,
फिल्म के बाहर ये वाला डिस्टेंस रे 1 ने ज़्यादा ट्रैवल किया है, और फिल्म के अंदर देखें तो ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस रे 2 ने ज़्यादा ट्रैवल किया है। तो इन दोनों के दरमियान इसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। अब ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होता है? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जो है अगर इन दोनों रेज के दरमियान कोई ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस ना हो तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस से मुराद है कि इन रेज के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, क्या इनके दरमियान कोई फेज डिफरेंस है या फेज डिफरेंस नहीं है। तो वो जो फेज डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। और ये जो पाथ डिफरेंस है इन दिस सेंस ऑफ पाथ लेंथ, यानी कि पाथ की जो लेंथ है उस सेंस में जो पाथ डिफरेंस है उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। अब सबसे सिंपलेस्ट केस हम डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। सिंपलेस्ट केस ये है कि हम ये समझते हैं कि रे 1 और रे 2 जो हैं ये दोनों इन फेज हैं, ठीक है। जब ये दोनों फिल्म से रे 2 जो है जब वो फिल्म की बॉटम सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आती है और रे 1 जो है जब ये टॉप सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आती है तो इंटरफेरेंस से पहले ये दोनों रेज जो हैं ये इन फेज हैं, ठीक है। इस सूरत में इनके दरमियान कोई ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस नहीं है, लेकिन ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस तो है। अब ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। अब देखें फिल्म की थिकनेस है d और लेट सपोज कि n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारी फिल्म का। तो अगर हम यहाँ मैथमेटिक्स हम यहाँ पर डेरिवेशन नहीं करेंगे, मैथमेटिकल डेरिवेशन हम डायरेक्ट यहाँ पर रिलेशन लिखेंगे क्योंकि हमें उसकी ही ज़रूरत है। तो पाथ डिफरेंस जो है इट शुड बी m लैम्डा। देखें मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर इन दोनों वेव्स के दरमियान, अगर इन दोनों रेज के दरमियान कोई फेज डिफरेंस ना हो, अगर ये दोनों इन फेज हों तो उस सूरत में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? वो लैम्डा का कोई ना कोई इंटेग्रल मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अब m की वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हो सकती हैं? 0 1 2 एंड अप टू सो ऑन। तो ये पाथ डिफरेंस क्या है? अगर हम इसकी ज्योमेट्री से पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करें तो ये बनता है हमारे पास 2dn cos थीटा विच इज़ इक्वल टू m लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2dn cos थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा, ठीक है। वेरी फेमिलियर, ये हमने पिछले जो हमारे लेक्चर्स हैं उनमें देखा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है, पाथ डिफरेंस जो है वो उनके दरमियान क्या होना चाहिए दोनों रेज के दरमियान। तो ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट केस था, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों रेज के दरमियान फेज पाथ डिफरेंस के अलावा इनके दरमियान ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस भी हो, यानी इनके दरमियान फेज डिफरेंस भी हो, ना सिर्फ ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस हो बल्कि इनके दरमियान फेज डिफरेंस भी हो। ऐसा कैसे हो सकता है? हम एग्जांपल लेके देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ज़रा मूव करें जी। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास एक ग्लास स्लैब है और इसके ऊपर जो है एयर फिल्म है, इसके ऊपर आप कह लें ऑयल फिल्म है, ठीक है। ये मेरे पास कोई ग्लास स्लैब है और इसके ऊपर ये ऑयल फिल्म है और ऑब्वियसली ये तो एयर है, आप सबको पता है। अब यहाँ से लाइट रे आ रही है मेरे पास, ठीक है। अब लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट होती है यहाँ से टॉप सरफेस से, ठीक है। अब देखें एयर जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो नतीजा क्या होगा? जब रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है या डेंस मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें पाई फेज शिफ्ट आ जाता है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट आ जाता है। अब एयर के मुकाबले में ऑयल जो है वो ज़्यादा डेंस है, लिहाजा क्या होगा? यहाँ जो वेव है
इसमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट आएगा। ठीक है, अब देखें अगर ये इस तरह से आ रही है यूं करके, तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट आ जाएगा यूं करके। अब इसका कुछ पार्ट जो है फर्ज कर लें कि वो रिफ्रैक्ट हो गया। ठीक है जी, तो ये इसका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्रैक्ट हुआ। अच्छा, आप ऐसा करें कि ग्लास की बजाय ना हम यहाँ पर वाटर कंसिडर कर लेते हैं, ताकि जो बात हम समझना चाह रहे हैं वो हमें समझ आ जाए। अब ये पोर्शन इस रे का, इस वेव का, इस लाइट का जो रिफ्रैक्ट होकर फिल्म के अंदर आया, ये ऑयल है। अब ये इस फिल्म की बॉटम सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बॉटम सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा। अब देखें ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के मुकाबले में ज़्यादा है, तो क्या होगा, एक डेंस मीडियम से रे किधर जा रही है, एक रेयर मीडियम। तो डेंस मीडियम से जब वो रेयर से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, पीछे इसकी डेंसर मीडियम है जिसमें वो ट्रैवल कर रही है, और जिस बाउंड्री से वो रिफ्लेक्ट हो रही है उस बाउंड्री में आगे हमारे पास क्या है, हमारे पास रेयर मीडियम है, तो इसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा, तो ये इसी तरह से ही चलती रहेगी। ठीक है जी, तो अब देखें यहां पर ये दोनों अब इन फेज नहीं है, बल्कि ये दोनों रेज जो हैं अभी आउट ऑफ फेज हैं। तो यहां पर एडिशनल पाथ डिफरेंस आ गया, क्योंकि ये देखें इसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आया, तो एक एडिशनल पाथ डिफरेंस आया। कितना आया, 180 डिग्री या पाए, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है, अगर हम इसको वेवलेंथ की टर्म्स में देखें तो ये बराबर होता है λ/2। अब जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास पहले हमने देखा कि वो हमारे पास था 2dn cos थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। पहले हमारे पास सिर्फ ये ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस था, लेकिन अब हमारे पास ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस भी आ गया है। तो यहाँ पर एडिशनल जो पाथ डिफरेंस आया, दैट पाथ डिफरेंस इज λ/2, 180 डिग्री, और अगर उसको वेवलेंथ की टर्म्स में देखें तो वो λ/2 है, विच इज इक्वल टू m लैम्डा। ठीक है जी, सो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा 2dn cos थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा और माइनस λ/2। सो यहाँ से अगर हम लैम्डा कॉमन ले लें तो दैट इज m माइनस 1/2 लैम्डा। देखें अब जो हमारी कंडीशन है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, जो कि पहले बहुत सिंपल थी, अगर दोनों रेज के दरमियान कोई फेज डिफरेंस ना हो, अब वही कंडीशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो ये कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की इन केस के दोनों रेज जो हैं वो आउट ऑफ फेज हों। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरफ। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन है हमारे पास वो पहले थी 2d, चलें इसी को ही हम अरेज कर लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन थी हमारे पास पहले वो थी 2d cos थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/2 इंटू लैम्डा। ठीक है, अब एडिशनल पाथ डिफरेंस आया, और कितना आया, वो हमारे पास आया जी λ/2 इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा। अब ये जो प्लस लैम्डा है, λ/2 आप उसको उधर ले जाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा m प्लस 1/2 लैम्डा माइनस λ/2। तो यहाँ से अगर हम लैम्डा कॉमन निकाल लें तो दैट विल बी m प्लस 1/2। ठीक है जी, और माइनस 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, m लैम्डा। सो 2dn, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, 2dn cos थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। तो ये कंडीशन जो कि पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की थी, अब यही कंडीशन किसकी है, यही कंडीशन अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर एडिशनल पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर वो है कि ये जो वेवलेंथ हम कंसिडर कर रहे हैं, अब आपको पता है कि जब रे एक मीडियम में होती है और एक मीडियम से वो दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। अब स्पीड चेंज होती है तो उसके साथ वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। जो चीज़ चेंज नहीं होती वो है फ्रीक्वेंसी। तो अगर वेवलेंथ चेंज हो जाती है तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम जो कंसिडर कर रहे हैं वेवलेंथ, वो कौन सी वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ
जो इस फिल्म में एंटर होने से पहले थी, या वो वेवलेंथ जो फिल्म में एंटर होने के बाद थी। जो फिल्म में एंटर होने के बाद वेवलेंथ है उसको हम लैम्डा एन कह देते हैं। तो एक्चुअली ये जो वेवलेंथ है ये लैम्डा एन है, यानी कि वो वेवलेंथ जब आप उस मीडियम के अंदर थे, आप उस फिल्म के अंदर थे, ठीक है। सो लैम्डा एन जो है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद लैम्डा बाय एन। लैम्डा एन इज इक्वल टू लैम्डा बाय एन, ठीक है जी। और लैम्डा जो है उसकी वेवलेंथ है एयर में, ठीक है, और एन जो है उसकी वेवलेंथ है उस एन जो है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम की फिल्म हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास मॉडिफाइड कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन केस अगर हमारे पास ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस या कोई एडिशनल पाथ डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है जी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी एप्लीकेशन है न्यूटन थिन फिल्म्स की। इंटरफेरेंस अभी हमने पढ़ा कि थिन फिल्म में इंटरफेरेंस किस तरह से होती है, तो ये उसी की ही एप्लीकेशन है, न्यूटन रिंग्स। अच्छा, यहाँ पर एक और बात हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो थिन फिल्म से इंटरफेरेंस होती है वह दोनों लाइट की हो सकती है, यानी कि वहाँ पर हम वाइट लाइट भी यूज़ कर सकते हैं और मोनोक्रोमेटिक लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करेंगे तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है उसमें आपको सिर्फ ब्राइट एंड डार्क स्पॉट्स ही नज़र आएंगे, लेकिन अगर आप वाइट लाइट यूज़ करेंगे तो फिर आपको कलर पैटर्न नज़र आएंगे, फिर आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आएंगे। जैसे आप अक्सर देखते हैं सोप बबल के अंदर हमें कलर नज़र आते हैं, इसके अलावा जो ऑयल फिल्म में हमें कलर नज़र आते हैं, सड़क पर जब कोई ऑयल कहीं गिरा हो तो उसमें हमें डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की लाइट यूज़ करें, दोनों तरह से ही आप इंटरफेरेंस इफ़ेक्ट जो है उनको स्टडी कर सकते हैं। तो न्यूटन रिंग्स जो है बेसिकली ये भी इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो थिन फिल्म है वो एयर फिल्म है, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक ग्लास प्लेट और एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस होगा। ये देखिए बिल्कुल ऐसे जैसे एक बाउल होता है, ठीक है। अब इस लेंस और इस ग्लास प्लेट के दरमियान ये जो एयर है, ठीक है, इस एयर में ये एयर फिल्म है, ठीक है। अच्छा, पीछे जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है इंटरफेरेंस अगर हमारी फिल्म की थिकनेस यूनिफॉर्म हो। अगर फिल्म की थिकनेस यूनिफॉर्म ना हो तो भी आप इंटरफेरेंस तब भी हो सकती है और उसके जो पैटर्न्स हैं वो तब भी डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये एयर फिल्म है जो इनक्लोज्ड है बिटवीन प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट। तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस जो है ये इसकी जो एक साइड है वो प्लेन है और बाकी ये कन्वेक्स है, ठीक है। आप यहाँ पर जो पिक्चर देख रहे हैं ये 2 डायमेंशनल पिक्चर है, बज़ाहिर तो आप सिर्फ उसकी फ्रंट साइड देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये लेंस बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारे पास एक बाउल होता है, ठीक है जी। इसको आप यूँ देख सकते हैं जैसे एक बाउल है, ठीक है। इसकी फ्रंट साइड सिर्फ आपको नज़र आ रही है, लेकिन ये ऐसे गोल सर्कल में यूँ करके ये पूरा जो है, अब देखें ये इसकी जो अपर साइड है ये फ्लैट है और बाकी सारा ये क्या है, देखें कन्वेक्स है। ये बाकी साइड इसकी जो है ये देखें, ये साइड इसकी क्या है, कन्वेक्स है, ठीक है, और टॉप साइड जो है वो इसकी फ्लैट है, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें हमारे पास इस तरह से ये आपको टॉप इसकी साइड जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है। ये हमारी ग्लास प्लेट है, ठीक है, ये हमारी ग्लास प्लेट है और ये क्या है, ये हमारा प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। अब इसके दरमियान ये देखें यहाँ पर ये एयर फिल्म है, ये जो गैप्स आपको नज़र आ रहे हैं ये गैप एक्चुअली एयर फिल्म है, लेकिन आप इसका सिर्फ फ्रंट साइड देख रहे हो। अगर आप इसको ऐसे घुमाएं तो ये जो एयर फिल्म है ये इसके चारों तरफ यूँ एक सर्कल में यूँ करके, ठीक है। तो आगे चल के इसकी मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूटन रिंग्स जो हैं वो रिंग्स क्यों बनते हैं, ठीक है, वो सर्कुलर क्यों बनते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न जो हैं वो ऐसे गोल क्यों होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी न्यूटन रिंग्स किस तरह से वर्क करता है और इंटरफेरेंस यहाँ पर किस तरह से होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखें जी हमारे पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, अ लाइट ऑफ सिंगल कलर, ठीक है। उसके आगे हमने एक लेंस रखा हुआ है, कन्वेक्स लेंस। हम इस सोर्स को लेंस के फोकस पे रखेंगे, क्यों, ताकि ये बीम्स जो है वो लाइट जब यहाँ से निकले तो लाइट बीम्स पैरेलल हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये ग्लास प्लेट है,
ठीक है, इसको हमने 45 डिग्री के एंगल पे रखा है विद लाइट बीम। अब यहाँ से लाइट रे आती है और रिफ्लेक्ट होती है यूं करके, ठीक है जी, और इस तरह से यहाँ से एक लाइट रे आती है और रिफ्लेक्ट होती है। अब ये दोनों लाइट रेज सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे रिफ्लेक्ट हो रही है। हमने यहाँ पर सिर्फ 2 लाइट रेज कंसिडर की हैं, हालांकि वहाँ पर बहुत सारी लाइट रेज हैं, ठीक है। अब इस लाइट रे का एक पोर्शन देखें, ये टॉप ऑफ द फिल्म यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है, ठीक है। अब ये एयर है और ये क्या है, ये हमारा लेंस है। एयर रेयर मीडियम है इस लेंस के मुकाबले में, ठीक है। तो क्या होगा, सॉरी, जब ये लाइट रे इस लेंस में एंटर होती है तो यहाँ से, यानी कि इस लेंस के बॉटम से, क्योंकि जो लेंस का बॉटम है ना, इसको आप यहाँ बड़ा करके बनाएं ताकि हमें क्लियर समझ आए। ये देखें, देखेंगे इसको ज़रा हम बड़ा करके बनाते हैं ताकि हमें क्लियर समझ आए, ठीक है। अब देखें, ये लाइट रे आ रही है और ये लाइट रे यहाँ से इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होती है। अब ये पॉइंट जो है इस फिल्म का टॉप है, ठीक है, और कुछ पोर्शन जो है इस लाइट रे का वो ऐसे नीचे आ जाता है जी, ठीक है, और बॉटम से आके रिफ्लेक्ट होता है। अब जो टॉप से रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, वहां पर जो इंटरफेस बन रहा है वो ग्लास और एयर के दरमियान बन रहा है। तो ग्लास जो है वो क्या है, एयर के मुकाबले में क्या है, डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में आप जाएंगे और रिफ्लेक्शन होगी तो कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा। लाइट रे जो है, इस लाइट रे का वो पोर्शन जो रिफ्लेक्ट हुआ है, अगर वो इस तरह से आई है तो वापस भी इसी फेज़ में ही वो जाएगी, कोई फेज़ शिफ्ट नहीं आएगा। लेकिन रे का वो पोर्शन जो यहाँ से बॉटम से, इस फिल्म के बॉटम से रिफ्लेक्ट हुआ है, वहाँ पर आप देखें एयर और ग्लास प्लेट है। तो अब एयर के मुकाबले में ग्लास प्लेट डेंस है, तो यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हुआ पार्ट उसमें 180 डिग्री का फेज़ शिफ्ट आएगा। तो हमारा जो पाथ डिफरेंस है, फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर जो हमारी फिल्म की थिकनेस है वो है d, ठीक है। अब वो रे जिसने नीचे ट्रैवल किया, कितना पाथ डिफरेंस है उसका, d नीचे की तरफ जाते हुए और d ही ऊपर की तरफ जाते हुए, तो पाथ डिफरेंस बन गया 2d, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2d किसके बराबर होना चाहिए, m लैम्बडा के बराबर होना चाहिए। अच्छा जी, अब ये इंटरफेरेंस जब होती है तो इस इंटरफेरेंस को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जो कि हमें रिंग्स की शक्ल में नज़र आती है। अब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरफ जाने से पहले हम ये देखते हैं कि ये जो पैटर्न्स हैं, ये पैटर्न सर्कुलर क्यों बनते हैं। अब बज़ाहिर यहाँ पर देखें आप, सिर्फ 2 इंटरफेरेंस हो रही है। देखें, एक आपको रे ये नज़र आ रही है, दूसरी ये नज़र आ रही है, तो यहाँ से एक इंटरफेरेंस हो रही है और एक यहाँ से हो रही है। फ़र्ज़ कर लें कि इन दोनों जगह पर फिल्म की जो थिकनेस है वो ऐसी है कि पाथ डिफरेंस हमारा m लैम्बडा बन। हम बात ये कर रहे थे कि ये इंटरफेरेंस पैटर्न रिंग्स क्यों बनते हैं, ऐसे सर्कल्स क्यों बनते हैं। देखें, अभी बज़ाहिर हमें लग रहा है कि सिर्फ 2 लाइट रेज़ हैं। अगर ये 2 लाइट रेज़ हैं और इनकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर जो थिकनेस है वो ऐसी है कि वहाँ पर सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। अब ये ऐसी थिकनेस सिर्फ 2 पॉइंट्स पे नहीं है। आप इस पिक्चर को दोबारा से देखें। अब फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर मैं कोई पॉइंट यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ, ये इतनी थिकनेस वाला। अब इतनी थिकनेस इसके चारों तरफ यूँ करके, यूँ पूरी गोल यूँ करके है, ठीक है। इसका मतलब है कि इस थिकनेस वाले इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर इस पूरे 3 डायमेंशनल में हैं, ठीक है। और हर पॉइंट से इंटरफेरेंस हो रही है, ठीक है। उस थिकनेस वाले हर पॉइंट से, अगर एक पॉइंट से कंस्ट्रक्टिव हो रही है तो बाकी सबसे भी कंस्ट्रक्टिव होगी यूँ करके, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है, और स्क्रीन पर आपको माइक्रोस्कोप में जब आप देखें तो आपको 2 ही पॉइंट्स नज़र आने चाहिए, ठीक है, 2 ही ब्राइट स्पॉट्स नज़र आने चाहिए। लेकिन हमने कहा कि ऐसी थिकनेस वाले, चूंकि ये 3 डायमेंशन में देखें तो ये एक पूरा सर्कल बन रहा है, तो हर तरफ से जो वेव्स हैं वो हर इस थिकनेस के हर पॉइंट पे आके फॉल कर रही हैं, तो हर जगह से इंटरफेरेंस हो रही है। तो हमें एक्चुअली इन्फिनिट नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट्स मिलेंगे। अगर इन सबको ज्वाइन करें तो इनको ज्वाइन करने से ये क्या बनता है, एक सर्कल सा बनता है,
ठीक है, तो ये वजह है कि ये रिंग्स इस तरह से क्यों बनते हैं, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल पिक्चर है, तो यहाँ से क्लियर नहीं होता, हमें लग रहा है कि थिकनेस सिर्फ यहाँ जो है वो एक ही डायमेंशन में है, लेकिन थिकनेस जो है वो 3 डायमेंशनल में यूं करके है, क्योंकि लेंस हमारा जो है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे ये बाउल है। ठीक है, तो हमें क्या नज़र आ रहा है, सिर्फ लेंस का फ्रंट नज़र आ रहा है, ये बाकी सारे चारों तरफ भी एयर फिल्म मौजूद है। ठीक है, इसलिए हर पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगी, हर पॉइंट से इंटरफेरेंस होगी, इन्फिनिट नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट्स मिलेंगे, उनको जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं जी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो हमने स्टार्ट में ये बात की थी कि वो हिस्सा इस रे का जो फिल्म के टॉप से रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, उसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं आता, लेकिन वो हिस्सा जो इस फिल्म के बॉटम से रिफ्लेक्ट होता है उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है, उसको हम λ/2 भी कह सकते हैं। ठीक है, अब वो जो λ/2 है एडिशनल पाथ डिफरेंस, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा λ/2 एंड वी हैव m λ। सो यहाँ से अगर मैं 2d निकालूँ तो ये बन जाएगा m λ माइनस λ/2। सो यहाँ से अगर हम λ कॉमन ले लें तो दैट विल बी m माइनस 1/2 λ। तो ये कंडीशन है हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन है 2d प्लस λ/2 इज इक्वल टू m प्लस 1/2 λ, और यहाँ से 2d इज इक्वल टू m प्लस 1/2 λ माइनस λ/2। सो लैम्डा अगर आप यहाँ से कॉमन निकाल लें तो m प्लस 1/2 माइनस 1/2, तो वी हैव m लैम्डा। सो पाथ डिफरेंस इज m लैम्डा। तो ये कंडीशन किसकी है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है, और ये कंडीशन किसकी है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है। ठीक है जी, तो मूव करते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वाई पैटर्न्स आर सर्कुलर, ये बात अभी हमने डिस्कस की कि पैटर्न जो है वो सर्कुलर क्यों होते हैं। तो मूव करते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा जी, अभी हम डिस्कस करेंगे कि न्यूटन रिंग्स का जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो डार्क क्यों होता है, यानी कि उन रिंग्स का, वो जो कोसेंट्रिक रिंग्स होते हैं, उन रिंग्स का जो सेंटर है वो डार्क क्यों होता है। तो यहाँ पर हम अपना प्लेनो कन्वेक्स लेंस और अपनी ग्लास स्लैब जो है उसको बना लेते हैं। अब ये देखें, वो लाइट रे जो सेंटर से आके टकराती है, ठीक है, अब सेंटर वो पॉइंट है जहाँ पर लेंस और ग्लास प्लेट इन कांटेक्ट हैं, यानी कि वहाँ पर फिल्म की जो थिकनेस है वो ज़ीरो है। अगर फिल्म की थिकनेस ज़ीरो है तो लेंस और इस ग्लास प्लेट का जो इंटरफेस है, यहाँ से जो भी लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी, अब देखें ग्लास जो है, ग्लास प्लेट ज़्यादा डेंस है इस लेंस के मुकाबले में, तो रेयर मीडियम से जब आप डेंस मीडियम में जा रहे होते हैं तो रिफ्लेक्शन पे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है। तो यहाँ पर फेज शिफ्ट आएगा λ/2। अब इस लाइट रे के लिए कोई ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस नहीं है। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे है वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, यानी कि बिफोर रिफ्लेक्शन एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी। ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद हमारे पास 180 डिग्री का ऑप्टिकल फेज शिफ्ट आए, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आएगा, जिसको फेज शिफ्ट भी बोलेंगे। और अगर इसको वेवलेंथ की टर्म्स में देखें तो ये λ/2 के बराबर होता है, जिसको हम ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस भी कहते हैं। इसकी वजह से वो लाइट रे जो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, अगर इनकमिंग लाइट रे हमारी इस तरह से आ रही है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगी वो हमारी इसके उलट होगी, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और उसके नतीजे में हमें सेंटर पे हमेशा एक डार्क स्पॉट मिलेगा। क्लियर हो गया जी। तो यहाँ पर हमारा न्यूटन रिंग्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर की तरफ। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से आप बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस प्रिसीजन के साथ मालूम कर सकते हैं। इस डिवाइस को माइकलसन, अमेरिकन फिजिसिस्ट थे एल्बर्ट ए माइकलसन, जिन्होंने इसको जो है वो इन्वेंट किया। 1852 1931 इनका एज स्पैन है। 1852 में इन पैदा हुए, 1931 में इनकी डेथ हुई। सो बेसिकली इसके अंदर
हम एक बीम स्प्लिटर यूज़ करते हैं जो एक लाइट बीम को दो हिस्सों में स्प्लिट कर देता है, और वो दोनों लाइट रे जब दोबारा रिकम्बाइन होती हैं तो रिकम्बाइन होने से इंटरफेरेंस होती है, और जो इंटरफेरेंस पैटर्न्स बनते हैं उनको फिर हम देखेंगे कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इसका जो स्कीमेटिक डायग्राम है इसको देखते हैं, और यहाँ से हम समझते हैं कि ये काम किस तरह से करता है। ये हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, यानी कि कोई लेज़र है, और इसके सामने ये हमारे पास एक सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है। इसको हाफ़ पॉलिश किया गया, हाफ़ पॉलिश नहीं है, इसको हम जो है वो बीम स्प्लिटर भी बोलते हैं। ये हमारा बीम स्प्लिटर भी है। और एक लाइट रे, ये लाइट रे जब यहाँ से आती है तो यहाँ से ये लाइट रे, इसका कुछ पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चला जाता है, और बाकी लाइट रे जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है। उसके बाद हमें दो मिरर नज़र आ रहे हैं। ये हमारा मूवेबल मिरर है, इसको M1 कह देते हैं, और ये हमारा फिक्स्ड मिरर है, इसको हम M2 कह देते हैं। और ये हमारी ग्लास प्लेट है, इसको हम M कह दें, ठीक है जी। और उसके बाद अभी एक और ग्लास प्लेट यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन पहले हम इसको समझते हैं। ये देखें जी, यहाँ से एक लाइट रे आ रही है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, और जब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होती है, इसका कुछ पोर्शन यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हो जाता है। यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दोबारा मिरर से रिफ्लेक्ट होती है और वापस आती है, इसी ग्लास प्लेट में से पास होती है। इस लाइट रे का दूसरा हिस्सा जो इस तरफ को गया था मिरर 2 की तरफ, वो मिरर 2 से रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, और यहाँ से इस ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होकर ये आ गई रे 2 और ये आ गई रे 1। जब ये दोनों कंबाइन होती हैं तो इनके कंबाइन होने से जो पैटर्न्स बनते हैं, हमें हमारे पास डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस यूँ करके बनती हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखें इस ग्लास प्लेट को, तो एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, जब लाइट फॉल करती है इस ग्लास प्लेट के ऊपर, तो ये देखें जी, इस ग्लास प्लेट को हम ज़रा मैग्नीफाई करके बनाते हैं। जब लाइट इसके ऊपर फॉल करती है तो लाइट इसकी इस सरफेस से नहीं, बल्कि जब इसके अंदर एंटर होती है यूँ करके, इसकी जो बॉटम सरफेस है वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, और फिर यूं करके ये मिरर M1 की तरफ जाती है। तो यूं मिरर M1 की तरफ जाने से पहले ये 2 दफ़ा इस ग्लास प्लेट में से पास होती है, और जब ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी तो फिर एक दफ़ा ग्लास प्लेट में से पास होगी, तो टोटल 3 दफ़ा ये इस ग्लास प्लेट में से पास होती है, ठीक है। अब जो दूसरी लाइट रे है जो ट्रांसमिट हो गई है, वो सिर्फ एक दफ़ा ट्रांसमिट होकर एक दफ़ा ही पास हुई है। तो इन दोनों के दरमियान जो पाथ लेंथ है, उस पाथ लेंथ को कंपनसेट करने के लिए, हम यहाँ पर एक और ग्लास प्लेट, जो कि इसी मटेरियल की, जिस मटेरियल की हमारी ये ग्लास प्लेट है, इसी मटेरियल की ग्लास प्लेट होती है, लेकिन वो पॉलिश्ड बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है जी। तो ये हम यहाँ पर लगाते हैं जी दूसरी ग्लास प्लेट। अब ये इसलिए लगाई है ताकि पाथ लेंथ कंपनसेट हो, क्योंकि जब ये लाइट रे नंबर 2 जब यहाँ से आएगी तो देखिए एक दफ़ा लेंस की तरफ मिरर की तरफ जाते हुए इसमें से पास होगी, और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आएगी तो एक दफ़ा फिर यहाँ से पास होगी। तो यूँ 2 दफ़ा वो इसमें से पास हुई और एक दफ़ा इसमें से पास हुई, तो रे 2 भी 3 दफ़ा इस ग्लास प्लेट में से पास हुई, रे 1 भी 3 दफ़ा पास हुई थी। तो इसलिए इसको बोलते हैं कंपनसेशन प्लेट या कंपनसेटर प्लेट, ताकि पाथ लेंथ जो है उसको कंपनसेट किया जाए, उसको बराबर किया जाए। अब इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है जिसकी वजह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, वो है हमारा मूवेबल मिरर M1 को हम मूव कर सकते हैं ऊपर या नीचे, लेकिन जब आपने इसको मूव करना है तो हमने इसको इस तरह से मूव करना है कि लाइट रे, चूँकि जब आप इसको मूव करेंगे, लेट सपोज कि मैं इसको मूव करके आगे ले गया, तो हमारी जो लाइट रे है अब ये एडिशनल पाथ कुछ ट्रैवल करेगी, देखें ऊपर जाते हुए और वापस आते हुए। तो ये जो एडिशनल पाथ है, ये एडिशनल पाथ वेवलेंथ के किसी न किसी इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होना चाहिए, ताकि हमारे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस मीट करती रहें। सो कितना फिर इसको मूव करें, इसको हम मूव करेंगे m λ/2, ताकि लाइट रे जब ऊपर जाए तो m λ/2 ऊपर जाते हुए डिस्टेंस ट्रैवल करे और m λ/2 ही नीचे आते हुए ट्रैवल करे। दोनों को ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, m λ बन जाएगा। सो d जो है इट शुड बी m λ/2। जब भी आपने इसको ऊपर या नीचे मूव करना है तो आपने इसको m λ/2 ही मूव करना है, ताकि हमारा कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, जब आप इसको मूव करेंगे ऊपर या नीचे तो फ्रिंजेस के साथ क्या होगा, फ्रिंजेस भी लेफ्ट या राइट
शिफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ हमारे पास जो फ्रिंजेस हैं, ये देखें, फ़र्ज़ कर लें कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, पॉइंट P। अब मैंने इसको मूव किया है, लेट सपोज मैंने इसको 3 λ/2 ऊपर की तरफ मूव किया है। अब लाइट रे 3 λ/2 ऊपर की तरफ जाते हुए 3 λ/2 नीचे की तरफ आते हुए डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो टोटल कितना बन जाएगा? वो टोटल बन जाएगा 3 λ। अब इस पॉइंट से 3 जो हैं वो फ्रिंजेस पास होकर आगे चली जाएंगी। अब इन फ्रिंजेस की तादाद को गिनकर हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, बहुत ही स्मॉल या बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस को, जो कंपेरेबल होते हैं विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट जो भी आप यूज़ कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम इसको वेरी स्मॉल डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, जो कि बहुत ही प्रिसीजन के साथ डिस्टेंस को, बहुत ही प्रिसाइज डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, उसके तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है जी इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशंस हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर में, वही हैं जो कॉमन हमारे पास होती हैं कि पाथ डिफरेंस जो है अगर ये m लैम्डा होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और अगर m+1/2 लैम्डा होगा तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अच्छा जी, डायफ्रैक्शन क्या है? लाइट रेज हमारी जब किसी ऑब्स्टेकल से पास करती हैं तो उसके जो एजेस हैं उसके अराउंड बेंड हो जाती हैं। इस बेंडिंग को हम डायफ्रैक्शन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस कमरे का दरवाज़ा खोल दूं और बाहर कोई बंदा बोल रहा हो तो उसकी आवाज़ जो उसके सामने बंदा खड़ा है ना सिर्फ उसको सुनाई देगी बल्कि कोने में बैठे हुए लोगों को भी सुनाई देगी। इसका मतलब है कि साउंड वेव्स हैं वो स्प्रेड आउट हो रही हैं। ये जो स्प्रेडिंग है, इस स्प्रेडिंग को हम क्या कहते हैं? इस स्प्रेडिंग को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जी डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स या डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तो हमने साउंड की बात की है, तो लाइट की डायफ्रैक्शन भी इसी तरह से होती है। तो यहाँ पर डेफिनेशन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं और देखते हैं कि डायफ्रैक्शन किस तरह से होती है। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक सिंगल स्लिट है और इस सिंगल स्लिट से ये इनकमिंग लाइट है। जब ये लाइट पास होती है तो इसके जो एजेस हैं, इन एजेस के अराउंड ये देखें बेंडिंग हो रही है, स्प्रेडिंग हो रही है। तो इस स्प्रेडिंग को या इस बेंडिंग को हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। अगर हम इस स्लिट को नैरो कर देंगे तो डायफ्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और डायफ्रैक्शन पैटर्न जो आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आना, ये जो स्प्रेडिंग है ज़्यादा क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो ये जो लेंथ है हमारी या ये जो स्लिट है हमारी, इस स्लिट की जो विड्थ है, इट शुड बी कंपेरेबल विद वेवलेंथ ऑफ वेव, यानी कि जो भी आप लाइट या वेव यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ के साथ ये कंपेरेबल होनी चाहिए, यानी कि उसकी वेवलेंथ से हमेशा कम होनी चाहिए फॉर डायफ्रैक्शन। अब हमारे पास डायफ्रैक्शन की बहुत सारी टाइप्स हैं। हमारे पास सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन है, हमारे पास डबल स्लिट डायफ्रैक्शन है और हमारे पास मल्टी स्लिट या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से डायफ्रैक्शन है। तो पहले हम देखते हैं कि सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन जो है वो क्या होती है। सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न जो होते हैं ये डबल स्लिट से या मल्टी स्लिट से बहुत डिफरेंट होते हैं। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पर जाके देखें तो सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन के जो पैटर्न है, अगर आप गौर करें तो ये देखें सेंटर में क्या है, इस पैटर्न के सेंटर में आपको एक बहुत ही ब्राइट इंटेंसिटी के बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाला मैक्सिमा मिल रहा है। अगर आप इस मैक्सिमा की ब्राइटनेस चेक करें तो इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है बाकी मैक्सिमा के मुकाबले में। अब सेंट्रल मैक्सिमा से हमारी जो इंटेंसिटी है वो एकदम से, यानी कि ग्रेजुअली नहीं बल्कि रैपिडली फॉल करती है, और उसके बाद जो नेक्स्ट मैक्सिमा आता है उस मैक्सिमा की ब्राइटनेस बहुत ही कम हो जाती है सेंट्रल मैक्सिमा के मुकाबले में, और जो उसके बाद मैक्सिमा आते हैं उनकी ब्राइटनेस बहुत ही कम हो जाती है, यानी कि वो बहुत ही डिम होते हैं मैक्सिमा। सो यहाँ पर सिंगल स्लिट में जो इंटेंसिटी है वो सेंट्रल मैक्सिमा पे 6 गुना ज़्यादा होती है बाकी मैक्सिमा के मुकाबले में, और इंटेंसिटी का जो फॉल है वो एकदम से उसका फॉल है। सेंट्रल मैक्सिमा बहुत ही ब्राइट है जबकि बाकी मैक्सिमा जो है वो बहुत ही कम ब्राइट है सेंट्रल के मुकाबले में। सो ये हमारी सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन है। अगर हम इसको कंपेयर करें डबल स्लिट डायफ्रैक्शन के साथ, नेक्स्ट स्लाइड पे ज़रा देखें, तो डबल स्लिट डायफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है। आप गौर करें, डबल स्लिट डायफ्रैक्शन में हमारी जो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और जब हमारी इंटेंसिटी ग्रेजुअली फॉल करती है, देखें तो इसमें रैपिड फॉल नहीं है,
सिंगल स्लिट की तरह, इसमें ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इंटेंसिटी कम हो रही है, यानी कि हमारे जो बाकी मैक्सिमा हैं वो भी ब्राइट हैं, लेकिन उनकी जो विड्थ है वो सेंट्रल मैक्सिमा के मुकाबले में थोड़ी सी कम है। देखिए तो यहाँ पर ग्रेजुअली कम हो रही है हमारी जो विड्थ है, हमारी जो ब्राइटनेस या विड्थ है हमारे मैक्सिमा की, वो ग्रेजुअली कम हो रही है। आप यहाँ भी देख सकते हैं ये पीक्स ग्रेजुअली नीचे की तरफ जा रही हैं, एकदम से फॉल नहीं आया। तो ये डिफरेंस है सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन में और डबल स्लिट डायफ्रैक्शन में। अगर आप डबल स्लिट डायफ्रैक्शन को कंपेयर करें विद डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, तो ग्रेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास कोई भी नेक्स्ट स्लाइड पे करें, हाँ जी नेक्स्ट पे कर दें, इससे नेक्स्ट पे कर दें, चलिए पीछे कर दें जहाँ खाली जगह, यहाँ पे ये देखें ग्रेटिंग किस तरह से बनती है। हमारे पास एक ग्लास प्लेट होती है, उस ग्लास प्लेट पर अगर हम किसी डिवाइस की मदद से, किसी रूलर की मदद से हम बहुत सारी इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस या रोलिंग्स उसके ऊपर बना दें, तो ये सारी रोलिंग्स जो हैं, ये सारे कट्स जो हैं, ये काम करते हैं एज अ स्लिट्स। तो ये जो बहुत सारी नंबर ऑफ स्लिट्स हैं, इन नंबर ऑफ स्लिट्स की वजह से ये जो हमारे पास नई डिवाइस बन गई है, इसको हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग बोलते हैं। ये जो हमारी शीट है, ये जो हमारी ग्लास प्लेट है, इसी को हम ग्रेटिंग्स बोलते हैं। अब डबल स्लिट डायफ्रैक्शन और मल्टी स्लिट या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से जो डायफ्रैक्शन होगी वो तकरीबन एक जैसी होती हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो स्लिट्स हैं, ये जो हमारे फ्रिंजेस हैं, ये फ्रिंजेस इक्वी डिस्टेंस भी हैं, ठीक है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी सेम है। इसके अलावा जो यहाँ पर इंटेंसिटी में कमी है या जो इंटेंसिटी का फॉल है वो भी ग्रेजुअली है, आहिस्ता आहिस्ता है, एकदम से नहीं है। सो डबल स्लिट डायफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये तकरीबन दोनों की जो पैटर्न्स हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन सिंगल स्लिट जो है वो बहुत डिफरेंट है इनसे। सो इसकी जो थ्योरी है या इसकी जो बाकी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, वो बाकी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी, और जो चीज़ें रह जाएंगी वो हम उसको जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।